नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा हिंदी जो वर्णमाला दूसरा लेसन था, ध्यान रखिएगा, उसका आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आ गए हैं। पहला हिंदी के वर्णमाला वाला टॉपिक का पहला प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और मैंने आपको बताया था कि ये प्रैक्टिस सेट देखने से पहले ज़रूर आप वर्णमाला टॉपिक को पढ़कर आइएगा, क्योंकि बहुत घुमावदार क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो आपको घुमाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये वर्णमाला टॉपिक का पार्ट 2 है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 51वें प्रश्न से हमें स्टार्ट करना है पार्ट 2 और लगभग 105 क्वेश्चन हो सकता है कि इस पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है, तो उतना तक किया जाएगा। हर वीडियो में 50 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। उसके बाद और भी बचे क्वेश्चन होंगे तो पार्ट 3 में कवर कर दिया जाएगा वर्णमाला टॉपिक से रिलेटेड। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चलिए आज का हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न नंबर अगले, और वह है 51वां प्रश्न। पिछले क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में बने हुए हैं और इससे ये आइडिया मिलेगा कि आपको वर्णमाला से कैसे प्रश्न और किस आधार पर प्रश्न जो है वर्तमान में चल रहे हैं, वो चीज़ें की आइडिया जो है आपको मिलेंगी। तो प्रश्न नंबर 51 है कि काकल्य वर्ण कौन सा है, वो आपको बताना है। लगता है कि ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में ही कर चुके थे, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। काकल्य वर्ण के अंतर्गत जो है हमारा ह आता है, तो इस तरह से हमारा 51 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है कि य का उच्चारण स्थान होगा। य का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, वो आपको बताना है। तो अगर आप पढ़े होंगे इचू यसाणाम तालु, तो वहाँ पर आपको ये य वर्ण मिलता है। ए वाला विकल्प जो है हमारा 52 का सही हो जाएगा। तो 52 का हमारा ए वाला विकल्प ध्यान रखिएगा, तालु से उच्चारण होने वाला वर्ण है। प्रश्न नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण आपको बताना है। आपको पता होगा कि एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण होता है, तो यहाँ पर महाप्राण व्यंजनों को छांटना है आपको इस विकल्प के आधार पर। विकल्प आपके सामने दिया गया है और आपको मैंने बताया था कि महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण देखा जाता है, उसके बाद जो है ऊष्म वर्ण देखा जाता है। तो देखिए इसमें से डी वाला विकल्प देखिए, इसमें सभी जो है ऊष्म वर्ण ही दे दिया गया है, तो कोई विकल्प पूछने की जरूरत नहीं है। डी वाला विकल्प हमारा 53 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है कि स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण होना चाहिए। ये चारों वर्ण जो है होना चाहिए, इसमें से कौन सा वर्ण है जो इन चारों चीज़ों के साथ फॉलो कर रहा है। तो चलिए, स्पर्श तो सभी है, दंत के अंतर्गत कौन आएगा वो पहले इसमें से आप पकड़िए। तो देखिए, दंत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक ही वर्ण इसमें से दिख रहा है और वो है हमारा थ वाला। त थ द ध, ये आप पढ़े होंगे ना, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी और कुछ दिखने की जरूरत नहीं है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। केवल मुख से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। ऐसे वर्ण जो होते हैं जिससे सिर्फ मुख से बोले जाते हैं, उनको हम निरानुनासिक वर्ण कहा जाता है। तो डी वाला विकल्प ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डी वाला 55 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन इसमें से कौन से हैं वो आपको बताना है। तालु व्यंजन, तालु से उच्चारण होने वाले जो वर्ण होंगे वो। तो आपको पता है कि कु चु च वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे वो तालव्य व्यंजन कहलाएंगे। अब आप इसको इसमें से छांटना है। तो प्रश्न नंबर 56 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो बी वाला साफ साफ दिख ही रहा है, च छ ज छ, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 57 पर। 57 प्रश्न कर रहा है कि किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है।
कंठ से भी और नासिका से भी। नासिका का मतलब पंचम वर्ण होना चाहिए। पंचम वर्ण के अंतर्गत 2 वर्ण आ रहे हैं, इसमें से आपको छांटना है। तो अब कंठ से देखिए क वर्ग के अंतर्गत यही आता है पंचम वर्ण, तो इस तरह से हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 57 का। प्रश्न नंबर 58 है कि किसके उच्चारण में वत्सर्य की सहायता ली जाती है। वत्सर्य की सहायता किसके उच्चारण में ली जाती है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 58 का। तो किस में ली जाती है, तो जो स वर्ण होता है ना उसमें जो है वत्सर्य की सहायता ली जाती है। तो इस तरह 58 का हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर वह भी रहता तो वो भी सही होता, लेकिन हालांकि तो स दिया है तो सी वाला भी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है कि त और द के उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहलाते हैं। त और द की बात कर रहा है। चलिए विकल्प आपके सामने है प्रश्न नंबर 59 का। तो विकल्प हमारा जो सही होगा वो होगा दंत्य वर्ण के अंतर्गत। तो ये वाला विकल्प हमारा 59 का सही हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 60। यह कह रहा है कि निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। तो काफ़ी सरल है, त थ द ध नहीं त थ द नहीं, य र ल व। अब देखिए यहाँ पर कौन सा मिल रहा है वर्ण, तो ल मिल रहा है ना, य र ल वो वाला वर्ण ये हमारा मिल रहा है। तो बी वाला विकल्प हमारा 60 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 60 ही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 61। निम्न में से अघोष वर्ण कौन से हैं वो आपको बताना है। अघोष वर्ण, चलिए अघोष वर्ण से इसमें छाटिए कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 61 का। तो मैंने बताया था कि पहला और दूसरा वर्ण अघोष के अंतर्गत आता है। अब इसमें से छाटिए कि पहला और दूसरा के स्थान पर कौन सा आएगा। तो हमारा विकल्प ए वाला ही आ जाएगा, ट वाला विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 62। निम्न में से महाप्राण है और महाप्राण के लिए दूसरा चौथा महा अल्प और ऊष्म व्यंजन सभी आते हैं। तो दूसरे चौथे में कौन आ रहा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 62 का। विकल्प हमारा जो सही होगा वो हो जाएगा ठ वाला, डी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा, क्योंकि ट के बाद आता है दूसरे स्थान पर। तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 62 का। प्रश्न नंबर 63 है कि मूर्धन्य भी होना चाहिए, स्पर्श भी होना चाहिए, संघोष और नासिक और अल्प प्राण व्यंजन कौन से है। ऐसे ही प्रश्न आजकल के ट्रेंड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो मूर्धन्य भी होना चाहिए, स्पर्श भी होना चाहिए, संघोष भी होना चाहिए, नासिक और अल्प प्राण भी व्यंजन होना चाहिए। तो कौन सा इसमें से है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 63 का। तो देखिए पहली चीज कि अंतिम वर्ण नासिका, तो इसको हटा दिए, 3 वर्ण मिल रहा है। उसके बाद अल्प प्राण भी आपको देखना है। अल्प प्राण में ये पहला, तीसरा और 5वां रूल फॉलो किया जाता है। तो ये भी हटा दीजिए क्योंकि 3 वर्ण मिल रहे हैं, पहली चीज देखिए। उसके बाद मूर्धन्य में आपको देखना है, मूर्धन्य में कौन से वर्ण उच्चारण होते हैं वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ट ठ ड ढ ड़, तो ड़ वाला विकल्प हमारा मिल गया, सी वाला विकल्प जो है 63 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 64 का। और निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है वो आपको बताना है। अनुनासिक वर्ण, और अनुनासिक वर्ण वही होते हैं जो कब आते हैं, अंत में आते हैं, पंचम स्थान पर आते हैं। तो सी वाला विकल्प ये की मिल रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा 64 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 65 है कि निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है वो आपको बतानी है। तो मूर्धन्य ध्वनि वो बतानी है कौन सी है, तो ट ठ ड ढ, और ढ यही है मूर्धन्य। तो ये वाला विकल्प हमारा 65 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 66। और प्रश्न नंबर 66 है कि उच्चारण के आधार पर निम्न में से दंत्य है, दंत वर्ण कौन सा है वो आपको बताना है इसमें से प्रश्न नंबर 66 का। तो कौन हो जाता है, तो ल लिसुलाथा नाम दंता पढ़े होंगे ना, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 67। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है वो आपको इसमें से बताना है। दीर्घ स्वर, चलिए दीर्घ स्वर इसमें से आपको बताना है। विकल्प मिल भी रहा है, सी वाला विकल्प साफ साफ दिख रहा है कि दीर्घ के अंतर्गत आएगा। सी वाला विकल्प हमारा 67 का सही हो जाएगा। बाकी तीनों लघु हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 68 है कि ह का उच्चारण स्थान किससे होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 68 का। तो किससे होता है, तो कंठ से ही न होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह ह आ रहा है ना उसमें, तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 68 का। ध्यान रखिएगा कंठ से उच्चारण होने वाला
वर्ण है 68 का। अगर आपको प्रश्न गलत हो रहे हैं तो जरूर फिर से एक बार फिर वर्णमाला को पढ़ने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद इस प्रश्न को हल करिएगा, तब आपको आइडिया मिल जाएगा और वर्णमाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा कि आप वहाँ से प्रश्न बनेंगे तो आप हल कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 69 के अंत अस्ति व्यंजन कौन सा है वो आपको इसमें से बताना है। कुछ नहीं, बी वाला विकल्प साफ दिख रहा है, सरल प्रश्न है। 60 का हमारा बी वाला 60 है ना, नहीं 60 नहीं है प्रश्न का, ये 69 है, ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा 69 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 70 पर। प्रश्न नंबर 70 है कि कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है वो आपको बताना है। 135 135 ध्यान रखिएगा। अब 135 में चाटिए, पहले स्थान पर क होना चाहिए, उसके बाद च भी पहले स्थान पर है और उसके बाद तो भी जो है पहले स्थान पर है। तो 70 का तो हमारा कौन सा विकल्प मिल रहा है, बी वाला ही साफ साफ मिल रहा है और कोई विकल्प देखने का ही नहीं है, क्योंकि 1 1 1 पहले स्थान पर है, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 71। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तीय स्वर है। स्वर के आपको पता होगा ना कि ओठों की आकृति के अनुसार, ओष्ठाकृति के अनुसार जो है दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक वृत्ति स्वर और एक होता है अवृत्ति स्वर। तो अवृत्ति स्वर के अंतर्गत कौन से आएंगे वो बताना है। जैसे आप किसी भी स्वर का उच्चारण करेंगे तो आपका ओठ की आकृति जो है गोल हो जाती है, उसी को वृत्ति नाम दिया जाता है। और उसमें जो है ए ओ और औ, ये चार ही स्वर जो है वृत्त के अंतर्गत आने वाले हैं। तो अवृत्ति में कौन सा है वो आपको इसमें से बताना है। देखिए ये भी दीर्घ। अब आवृत्ति के अंतर्गत कौन सा है, तो देखिए डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 71 के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 71 को थोड़ा और भी समझा देते हैं। जैसे ओठों की आकृति के अनुसार आपसे पूछ रहा है कि जो है स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए वृत्ति के अंतर्गत जो है दो स्वर, मैंने आपको गलत बता दिया था। देखिए यहाँ पर दिया है, विकल्प के अकॉर्डिंग ही समझ लेते हैं। एक ये हो जाता है और इसका एक लघु रूप हो जाता है। लघु रूप तो यानी कि यहाँ पर दिया है एक दीर्घ रूप, लघु रूप, और ये है एक और एक ये होता है। तो ये वृत्ति के अंतर्गत आने वाले स्वर हो जाते हैं वृत्ति। और पूछा है आवृत्ति, अवृत्ति जो होता है तो वो हमारा डी वाला विकल्प मिल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। और वृत्ति पूछेगा तो एक तो ये और इसका दीर्घ रूप ओ होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक ये और एक ये वृत्ति के अंतर्गत आने वाले स्वर हैं, ठीक है ना। चार होते हैं, बस इनकी संख्या 4 होती है, ध्यान रखिएगा, वृत्ति के अंतर्गत आने वाले स्वर। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 72 पर। प्रश्न नंबर 72 है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर, अब देखिए स्वर के 3 आधारों पर बांटा जाता है, एक मुखाकृति के आधार पर, एक जीवा की स्थिति के आधार पर और एक हमने ओठसाकृति के आधार पर अभी आपको अगले ही प्रश्न में बताया हूँ। तो देखिए जीवा की स्थिति के आधार पर 3 भाग में होते हैं, एक अग्र, मध्य और पश्च होता है, ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और मुखाकृति के आधार पर पूछ देगा तो वो 4 प्रकार के होते हैं, सवृत्त, अर्धसवृत्त, अर्धविवृत्त और विवृत्त, आप पढ़े होंगे। तो 72 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 73 चलते हैं। 73 प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 73 प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं, चाहे ध्वनियाँ कहे चाहे वर्ण कहें। वर्ण भी कहेगा तो वही 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ध्वनियाँ कहेगा तो वही होता है डी वाला विकल्प जो है स्वर और व्यंजन ही होता है। तो 73 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। मात्रा के आधार पर प्रश्न नंबर 74 का कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 75, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक जब वर्ण मिलते हैं तो उसको मेल को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 75 का ये वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 कह रहा था कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। देखिए स्वर की परिभाषा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, ए वाला विकल्प जो है 76 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 77। अब यहाँ देखिए छोटी बड़ी
छोटी बड़ी च छ ज झ यहाँ आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। कुछ मत पढ़िए, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इचुएषणाम तालु, समझ गए ना, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 77 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 78 और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है वो आपको बताना है। स्वर के 3 रूप होते हैं, आपको पता होगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। तो दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है और इनको भी 2 टाइप्स में बांटा जाता है। एक होता है दीर्घ स्वर, तो एक हो जाता है, मतलब एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर, इसको कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर एक कह सकते हैं, उनकी संख्या 3 होती है, मतलब इसके अंतर्गत, इस 7 के अंतर्गत आने वाले स्वर होते हैं उसकी भेद हम बात कर रहे हैं। तो इसमें से दीर्घ स्वर की बात किया है तो हमारा जो विकल्प सही होगा, डी वाला विकल्प जो है 78 का सही हो जाएगा। क्यों, बहुत विवादित प्रश्न था, लेकिन डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये है और ये जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आती हैं। इनकी भी संख्या, जैसे हम इनकी संख्या की बात करें कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो वो पहले ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन सी मिलेंगी, जैसे कि आ हो जाएगा, ये दीर्घ में ही आएगा। उसके बाद इसका ई बड़ी हो जाती है, उसके बाद एक ये बड़ाऊ हो जाता है, ये भी दीर्घ में आएगा। तो 3 हो गए ये, और ये जो हो जाते हैं किसके अंतर्गत? मूल दीर्घ, इनको आप कह सकते हैं एक तरह से मूल दीर्घ। उसके बाद अब एक ए हो जाता है, एक आय हो जाता है, और एक ओ हो जाता है, और एक अ हो जाता है। अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। लेकिन ये जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग स्वरों के मिलने से इनका निर्माण होता है। अलग अलग स्वरों के मिलने से इनका निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनका संयुक्त स्वर हम इनको कहते हैं। तो पूछा है दीर्घ स्वर, तो हम संयुक्त स्वर तो नहीं मार सकते ना, तो इसीलिए हमारा विकल्प जो है डी वाला सही हो जाएगा 78 का। ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर के भी 2 भेद होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर नोट में लिखा गया कि यहाँ ए आई को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए और आई एक संयुक्त श्रेणी के स्वर के अंतर्गत आते हैं और दोनों के अलग अलग मतलब समान स्वर से मिलन नहीं होता है, अलग अलग स्वरों से मिलने से निर्माण होता है। जैसे अगर हम कहें कि अ और मिलेगा, अ और प्लस ई मिलेगा तो ए बनेगा, बड़ी ई मिलेगा तो ए बनेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 79। निम्न में से अंत्यस्थय व्यंजन कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 79 का। अ मिलेगा और अ के साथ जो है छोटी ई मिलता है तब ए नहीं बनता है, और अ के साथ जो है ए मिलता है तब आय बनता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 79 में अंत स्वर कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है वो आपको बताना है। तो य र ल व वो ही मिल रहा है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 80। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन इसमें से आपको बताना है कौन सा है। 1 3 5 का रूल आप फॉलो करिएगा। कौन सा विकल्प हमारा 80 का सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी वाला विकल्प ही मिल रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 81 है कि ये प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है वो आपको बताना है। घोष को हम संघोष भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और संघोष के लिए ट्रिक है भैया, तीसरा चौथा और पांचवा खोजिए। इसमें से तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन से अंतर्गत आएगा प्रश्न नंबर 81 में, तो वो हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 81 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है वो आपको बताना है। ओट्स वर्ण जो ओठों से, ओट्स वर्ण कौन सा है वो आपको डायरेक्टली बताना है इसमें से। तो कौन सा होगा, यही वाला ना, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ओट्स वर्ण के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 83। ओट्स वर्ण का मतलब ये हुआ कि ये ओठों से, एक ओठों की आकृति से नहीं होता है, तो इसमें से जो चीज़ें होती हैं ओठों से, जैसे कि ये ओट्स हो जाएगा, उसके बाद ये बड़ी वाला ओट्स उड़ जाता है, तो ये ओट्स से उच्चारित होने वाले वर्ण है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और ओ हो जाता है एक, और एक हो जाता है अ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वृत्ति के अंतर्गत, तो उसी को ओट्स कह रहा है, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वृत्ति ओट्स, ये उच्चारण से पूछ रहा है कि ओट्स से उच्चारण होने वाला कौन से स्वर होते हैं, तो यही होते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ओट्स से, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, ओट्स से उच्चारण होने वाले वर्ण की बात कर रहा है।
तो ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। बाकी चीज़ें और कर यहाँ से ये भी पूछता है कि कौन सा वर्ण जो है कंठ से उच्चारण होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर कंठ से अ आ हो जाते हैं, तालु से ये हो जाता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये दोनों कंठ से, ये तालु से, ये ओट्स से उच्चारित होने वाले वर्ण है, वो चीज़ें जो ये प्रश्न कहना चाहता है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 83। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है? तो ये जो ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त जो है ये क्या हो जाते हैं? प्रश्न नंबर 83 कह रहा है, ये जो है हमारे स्वर के भेद हो जाते हैं। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 83 का। प्रश्न नंबर 84 है कि निम्नलिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं, उनको लिपि कहा जाता है। तो कुछ मत चलिए, 84 का हमारा जो विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 85। प, फ, ब, भ, म ये किससे उच्चारित होने वाले हैं? तो वो आपको बताना है। तो ये सब जो है किससे? ओट्स से उच्चारित होने वाले हैं। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। डी वाला विकल्प जो है 86 का हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? वो आपको बताना है। तो अघोष वर्ण के अंतर्गत पहला और दूसरा ही आते हैं। अब इसमें से आप छांट लीजिए कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 87 का। तो वो हो जाएगा हमारा बी वाला विकल्प सही। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 88। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? वो आपको बताना है। तो कंठ से अभी हमने बताया कि अ होता है, ये तालु से होते हैं, और ये जो है ओट्स से होते हैं। तो सी वाला विकल्प प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा 88 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 89। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? वो आपको बताना है। चलिए दीर्घ स्वर इसमें से आपको बताना है कौन सा है। प्रश्न नंबर 89 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा 89 का हमारा जो विकल्प सही होगा, देखिए यहाँ यही प्रश्न फिर से सस्पिशन में आ गया है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यही चीज़ मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया था। इसी तरह प्रश्न पूछा था, लेकिन विकल्प में दूसरा कुछ दिया गया था। अब यहाँ देखिए ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। ये क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इन सभी को हमने इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दीर्घ स्वर मैंने बताया ना कि इनकी संख्या 7 होती है, और 7 होती है तो 3 स्वर जो है मूल दीर्घ कहलाते हैं, और उसी मूल दीर्घ को ये पूछ रहा है प्रश्न, इसीलिए हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब बाकी ये जो है दीर्घ स्वर तो हैं, लेकिन ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इनको मूल दीर्घ नहीं माना जाता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बहुत घुमावदार प्रश्न है, नंबर वर्णमाला का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 90। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? वो आपको बताना है। तो दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन होने चाहिए। 90 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 90 का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 91। निम्न में से अंत्य अस्थि व्यंजन कौन सा है? तो सीधी सी वाला विकल्प मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 92। संघोष वर्ण कौन सा है? संघोष वर्ण के लिए हमने बताया था कि तीसरा, चौथा और 5वां रूल होना चाहिए। चलिए विकल्प आपको छांटना है प्रश्न नंबर 92 का। तो कौन? बी वाला विकल्प, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ब आएगा। तो 92 का हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है कि उसमें व्यंजन कौन सा है? वो आपको बताना है। तो ये की मिल रहा है, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94। निम्न में से स्वर कंठ तालु है? कंठ तालु, तो कंठ तालु से कौन सा होता है? एक होता है कंठ ओट्स और एक होता है कंठ तालु। तो कंठ तालु से ए वाला वर्ण जो होता है, जैसे ए और अय वाला जो वर्ण होता है कंठ तालु से, और कंठ ओट्स से पूछे तो ये दोनों आते हैं। तो इस तरह से हमारा विकल्प जो है ए वाला 94 का सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 95 है कि जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है तो उसे कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है प्रश्न नंबर 95 का। तो उसको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 95 का। ध्यान रखिएगा जिन स्वर के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उनके लिए बात हो रहा है।
प्रश्न नंबर 96 है कि निम्न में से कौन सा अंत्यस्थय व्यंजन है, वो आपको बताना है। और निरानुनासिक मैंने बताया ना कि जिनका उच्चारण मुख से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, वो सिर्फ मुख से होता है, उसको निरानुनासिक स्वर कहते हैं। स्वर की बात करते हैं तो उनको हम निरानुनासिक स्वर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 96 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा ल वर्ण, अंत्यस्थ पूछ रहा है ना, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97, अनुस्वार किसका कार्य करता है, वो आपको बताना है। तो पंचम वर्ण का कार्य करता है ना, अनुस्वार किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का ही, ए वाला विकल्प 97 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98, निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 98 का। तो पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वो ल वर्ण आता है, और प्रकंपित ध्वनि पूछे तो र वर्ण आता है, ध्यान रखिएगा, दोनों में बहुत बारीकी अंतर होते हैं। प्रश्न नंबर 99 है कि निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दंत नहीं है मतलब दंत से उच्चारण होने वाला वर्ण इसमें से नहीं होना चाहिए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो वो हमारा बी वाला विकल्प 99 का सही हो जाएगा, क्योंकि च जो है ये तालु से उच्चारण होने वाला वर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 100, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जीव के आधार पर पूछ रहा है तो ये आता है पश्चिम, मध्य, अग्र, तो बी वाला विकल्प हमारा विवृत जो है मुखाकृति के आधार पर प्रकार में आता है। प्रश्न नंबर 101 है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए यहीं पे पूछ दिया ना, संयुक्त स्वर इसमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 101 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा ये वाला वर्ण बड़ाऊ जो होता है ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा। ए संयुक्त स्वर है, ओ संयुक्त स्वर है, ए संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। डी वाला विकल्प 101 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है कि हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थय व्यंजन कौन सा है, वो आपको बताना है। अंत्यस्थय व्यंजन य, र, ल, व, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। उसी के पास दिख रहा है तो बड़ा समुद्र सा छोटा स ह और हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपि कितनी होती है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 104 का तो कितनी होती है, उनकी संख्या 52 होती है, सबको पता होगा। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 104 का। तो ये थे 104 प्रश्न, बाकी बचे प्रश्न हम अगले पार्ट में वर्णमाला से रिलेटेड खत्म कर दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।